Hello and very warm welcome on Unacademy Studio Classes. बच्चों आज का जो हमारा ये रैपिड रिवीजन होगा ये पहले लाइव सेशन होने वाला था लेकिन ये प्रीमियर हो रहा है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो अगर आपको बीच बीच में कोई भी डाउट्स आते हैं कुछ भी आपके कंफ्यूजन्स होते हैं तो वो आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको उस टाइम पे कमेंट में रिप्लाई जरूर करूंगी। मैं आपको लाइव नहीं बता पाऊंगी वो चीज़ बट मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा चैनल है लेट्स क्रैक फाउंडेशन इन एनटीएससी, आपको पता ही है यहाँ पर हम बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होते हैं जो कि 10th स्टैंडर्ड तक के लिए होते हैं मेजरली। जैसे कि हमारा एनटीएससी हो गया स्टेज 1 स्टेज 2, केवीपीवाई जो है उसकी प्रिपरेशन भी 10th के जो अभी बच्चे हैं करंटली जो नेक्स्ट ईयर जो 11th में जाएंगे एनएससी जीएस की प्रिपरेशन जो है वो हम करवा रहे हैं, प्रीआरएमओ की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा हम एनएसईपी की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनको हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। एंड ये सामने स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रही है ये एजुकेटर्स की टीम है जो कि वेरियस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए जो है वो सब्जेक्ट्स जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसे पंचोली सर फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, संस्कार सर एसएसटी पढ़ाने वाले हैं, प्रशांत सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है मैं आपको बायो पढ़ा रही हूँ, अजय सर आपको मेंटल एबिलिटी एंड मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हिमांशु सर जो है वो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। राइट। मेरा जो यहाँ पर टाइम स्लॉट रहता है वो 2 बजे रहता है एनटीएससी के लिए एंड 5 बजे रहता है एनएससी जेएस के लिए। अभी फिलहाल जब तक हमारा रैपिड रिवीजन चल रहा है लाइक ये 10 डेज का है तो उन 10 डेज में हमारा जो है वो सिर्फ 2 o'clock पर क्लासेस हो रही हैं। 2 बजे जो है वो रैपिड रिवीजन चल रहा है हमारा और ये रैपिड रिवीजन जो है वो लंबा चलता है। तो इसलिए अभी फिलहाल हमारा जो है वो सिर्फ एनटीएससी स्टेज 2 जो है वो ही टारगेट है। ठीक है। तो बाकी जो है जैसे ही स्टेज 2 का ये खत्म होगा बाकी क्लासेस जो है वो रिज्यूम हो जाएंगी। ठीक है। चलिए। तो अब बच्चों करना क्या है कि इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को जो है वो बहुत ही ब्रीफली बता रही हूँ कि अगर आप अनअकैडमी में थ्रू आउट द ईयर पढ़ना चाहते हैं एंड कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ मिलके तो उसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप अनअकैडमी की ऐप या तो डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट पर जाके चेक कीजिए। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर चेक करोगे ना तो आपको देखने को मिलेंगी कि वहाँ पे एजुकेटर्स कौन कौन से पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर जो है वो एक सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे तो आप चूज कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि आपको किससे पढ़ना है ना। एंड उसके बाद जो है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया देन आपके पास एक्सेस है कंप्लीट जितना भी क्लास पर जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं उस पर्टिकुलर कोर्स में, मतलब फाउंडेशन एंड एनटीएससी अगर आपने प्लान चूज किया है तो उसमें जितने भी लेक्चर्स होंगे जो भी होगा सारे एजुकेटर्स का एक्सेस आपको मिलेगा। आपको जो है वो करना क्या होगा, आपको एक प्लान चूज करना होगा कि आप कितने दिन के लिए कितने टाइम के लिए आप अन अकेडमी पर एसोसिएट होना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए 1 महीने का भी ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो आप 1 महीने का ले सकते हैं। लेकिन 1 महीने का अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 3500 जो है वो 1 महीने का लगेगा। एंड यहाँ पर अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एक बार में तो आपका 875 जो है वो पर मंथ आपको लगेगा। अब ये आपका 12 मंथ्स का जो है इसमें भी आप देखेंगे कि 1500 अप्रोक्सीमेटली आपका 1 मंथ का पड़ेगा। तो जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो जो है वो ये कर सकते हैं और जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो जो है वो 24 मंथ्स का ले सकते हैं। एंड जहां तक बात कोड की है कि ये कोड जो है जब आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो बच्चों आप किसी का भी कोड यूज कीजिए, जितने भी एजुकेटर्स हैं उनमें से आप किसी का भी कोड यूज कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप लाइव एसी यूज कीजिए, आप किसी का भी कोड यूज कीजिए, जो भी एजुकेटर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो आप उसका कोड यूज कीजिए एंड आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड 10% का डिस्काउंट के बाद जो भी अमाउंट होगा वो आपको वन टाइम में पे करना होगा। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो हमारा जो आज का चैप्टर है अवर एनवायरनमेंट चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन हम क्या करते हैं कि कई बार हम उसे अवॉइड कर देते हैं क्योंकि वो छोटा चैप्टर है और बहुत ज्यादा बेसिक सा चैप्टर है। हमने 9th में भी पढ़ा है, हमने 8th में भी जो है वो थोड़ा सा पढ़ा था, तो हम उसको कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत क्विक रिवीजन इसका जो है वो करने वाले हैं आज। ठीक है। चलिए। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो जहां पर हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं अपने, है ना, इन्वायरमेंट और अपनी सराउंडिंग के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा ब्रांच जो है ना वो इकोलॉजी होता है।
ठीक है। और हमारा एनवायरनमेंट और हमारे एनवायरनमेंट में जो लिविंग बींग्स जो रह रहे हैं और जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, उस पर्टिकुलर एरिया को या उस पर्टिकुलर प्लेस को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो हमें इकोसिस्टम तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। अगर अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो वो नेचुरल है, अगर हमने बनाया है मैन मेड है तो वो आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है। इकोलॉजी का जो टर्म था वो दिया था हेकल ने, है ना, अर्नस्ट हेकल जो थे उन्होंने ये टर्म दिया था। अब इकोलॉजी जब आप पढ़ रहे हो या इन्वायरमेंट जब आप पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ रहे हो आप, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिस डिफरेंट एरिया में रह रहे हैं वो उनका हैबिटेट है। वो उनका हैबिटेट है, कौन से ऑर्गेनिज्म किस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं वो उनका हैबिटेट है। उस हैबिटेट के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ के लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट है, वो सारे जो है वो उनके इकोसिस्टम में कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है। चलिए, अब इकोसिस्टम जो है वो दो तरीके के होते हैं भाई। एक तो हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा हो गया हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो कि हमें लैंड पर मिल रहा है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और जो वाटर में है वो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम। बच्चों शायद मेरी आवाज आप लोगों को अ, उतनी क्लियर आज नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, तो मतलब आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएगा आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। एक्वेटिक में आ जाएगा आपका सी इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। ये सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अब उनके डेवलपमेंट और उनके किस कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, कैसे डेवलप हो रहे हैं, उसके बेसिस पर हम जो है वो इकोसिस्टम को दो टाइप का बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक तो हो गया नेचुरल इकोसिस्टम जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। दूसरा होगा हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसको हम मैन मेड इकोसिस्टम भी बोलते हैं। तो जो एग्रीकल्चर लैंड हो गया या गार्डन्स हो गए या एक्वेरियम हो गए, ये क्या है, ये मैन मेड है, तो इसलिए इनको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इकोसिस्टम में दो तरीके के कंपोनेंट आएंगे। कौन कौन से दो तरीके के कंपोनेंट आएंगे, एक आएंगे एबायोटिक और दूसरे आएंगे बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे उनमें क्या आ जाएगा आपका, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो भी होते हैं ना, नॉन लिविंग। तो एबायोटिक में कौन कौन से हैं बस अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल। ये जो चीजें हैं इन ये किस तरीके से इकोसिस्टम पर फर्क डालती होंगी, कैसे इनकी वजह से जो है वो इफेक्ट पड़ता होगा। आप खुद सोचिए कि टेम्परेचर, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और जिस एरिया में बहुत कम टेम्परेचर है, वहां की जो स्पीशीज है, वहां का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप बिल्कुल पोलर रीजन में चले जाएं वहां पे देख लें, और अगर आप बिल्कुल जहां पर बहुत ज्यादा धूप रहती है ना, बेसिकली जो हमारा इक्वेटर के आसपास का जो एरिया रहेगा, है ना, वहां पर आप देख लें जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो टेम्परेचर का फर्क जो है वो इकोसिस्टम पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आप ये मत सोच लेना कि अच्छा ठीक है, यूएस में तो जो है वो बहुत ठंडा रहता है इस टाइम पर, हमारे यहाँ पर तो गर्मी रहती है, लेकिन वहां और हमारे में तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहां पर उसको अडेप्ट करने के लिए लोगों ने काफी चेंजेस ले आए हैं। तो यहाँ पर इंसानों की बात हम नहीं करेंगे, हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ये चीज पढ़ाई थी तो एक बच्चे ने पूछा था मुझसे ये, इसलिए मैंने ये चीज क्लियर करी। ठीक है। लाइट, वाटर, सॉइल, इन सारी चीजों का जो है वो इफेक्ट पड़ेगा कि कैसी सॉइल है, लाइक उसमें उस सॉइल में फर्टिलिटी है या नहीं है, वाटर कैसा है, लाइक वाटर जो है वो कुछ वाटर ऐसा है जो कि जिसमें कि आप कल्टीवेशन के लिए यूजफुल नहीं है। लाइक अगर हम सलाइन वाटर की बात करें तो वो कल्टीवेशन के लिए यूजफुल नहीं है, तो अगर उस एरिया में सलाइन वाटर ज्यादा है तो वहां पर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके के फैक्टर्स जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट में कंसीडर किए जा रहे हैं, और ये इनका फर्क पड़ रहा है इकोसिस्टम में, इनका फर्क पड़ रहा है कि किस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप होगा, ये कंपोनेंट्स बताएंगे।
ठीक है। अब आ जाते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट्स पे। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे बनाते हैं फूड चेन। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसलिए मोस्टली हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो, इनको अगर हम एक चेन के फॉर्म में रखें तो ये जो है वो हमारी चेन फॉर्म करते हैं। ठीक है। इनकी कैटेगरीज क्या क्या है? पहले तो हो गए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्यों कौन हो गए? जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट को ट्रैप करके और फूड अपना खुद बनाते हैं। बहुत इजी चीजें हैं, ये आप लोगों ने ऑलरेडी सबने पढ़ रखी है अगर आप स्टेज 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं, है ना। तो ग्रीन प्लांट हो गए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो गए, है ना। जो मैक्रोफाइट्स हो गए, मैक्रोफाइट्स जो रूटेड प्लांट होते हैं शैलो वाटर में, उनको बोलते हैं। ये सारे जो हैं ये क्या है? ये प्रोड्यूसर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट में अपना फूड खुद बना रहे हैं। अब प्रोड्यूसर के बाद आ जाएंगे हमारे, ये इनके एग्जांपल्स दे दिए, ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो गए, मैक्रोफाइट्स हो गए, ताकि आप दिमाग में एक पिक्चर क्लियर रहे, उनकी इमेज क्लियर रहे, है ना। उसके बाद कंज्यूमर्स की बात करें जो कि सेकेंडरी नंबर पे आते हैं, तो कंज्यूमर में क्या आ जाएंगे? कंज्यूमर जो होंगे उनमें एक तो होंगे प्राइमरी कंज्यूमर जो कि होंगे हर्बीवोर्स, दूसरे होंगे फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे होंगे, और फिर होंगे टर्शरी कंज्यूमर। तो जो टर्शरी कंज्यूमर होंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे होंगे। तो ये जो है वो इनको खा रहे हैं और ये जो है वो इनको खा रहे हैं, लेकिन ये आ किसकी कैटेगरी में रहे हैं? कंज्यूमर की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये एक दूसरे को खा रहे हैं। प्राइमरी जो है वो हर्ब्स को खा रहे हैं, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनको खा रहे हैं, एंड ये हर्बीवोर्स है। सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी को खा रहे हैं, एंड टर्शरी जो है वो सेकेंडरी को खा रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, ये देखो चेन देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर। इस प्रोड्यूसर को जो है ये हमारा कंज्यूमर खा रहा है, लेकिन ये प्राइमरी कंज्यूमर है। इस प्राइमरी कंज्यूमर को ये सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहा है, इसको ये टर्शरी कंज्यूमर खा रहा है ना। तो ये इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे फूड चेन जो है वो बायोटिक कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट है उनसे फूड चेन हमारी बन रही है। उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर्स पे। डिकम्पोजर्स जो है वो क्या है? जो हमारे लास्ट में होंगे, टर्शनरी या क्वाटरनरी कंज्यूमर जो रहेंगे हमारे, उन टर्शनरी या क्वाटरनरी कंज्यूमर को मरने के बाद जो डिकम्पोज कर रहे हैं उनको हम डिकम्पोजर बोलते हैं, या फिर इनको रिड्यूसर भी बोलते हैं, या फिर इनको माइक्रो कंज्यूमर भी बोलते हैं, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ऑस्मोट्रॉफ्स। तो इन टर्म्स को बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि होता क्या है कि इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो इजी क्वेश्चन होंगे। तो मोस्टली जो है वो एग्जामिनर, जो पेपर सेटर जो होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बाकी चीजों में तो नहीं फंसाया जा सकता बच्चों को, थोड़े से हैवी वर्ड्स जो है वो अक्सर आ जाते हैं इस तरीके के चैप्टर में, है ना। माइक्रो कंज्यूमर आ गया, ऑस्मोट्रॉफ्स आ गया, बायो मैग्निफिकेशन आ गया, बायो एक्यूमुलेशन आ गया, यूट्रोफिकेशन आ गया। तो ये बस दो चार टर्म्स हैं जो कि अगर आपको पता है तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपके बहुत इजीली निकल जाने में। इवन ये चैप्टर पढ़ना भी नहीं होता है, ये जो चैप्टर होता है ये जनरल साइंस का चैप्टर है कि आपको ऑलरेडी पता होती हैं ये चीजें, है ना। चलिए, अब फूड चेन एंड फूड वेब की बात करते हैं। फूड चेन जो है वो क्या है कि जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट है वो एक दूसरे को खा रहे हैं, है ना। तो जो जिसको खा रहा है उसको सीक्वेंस में अगर रख दिया तो हमारे पास एक फूड चेन बन गई। ठीक है। अब ये फूड चेन तीन तरीके की है। पहले है पैरासिटिक फूड चेन। तो इसमें एक लार्ज ऑर्गेनिज्म से जो है वो शुरू होती है ये फूड चेन, और एंड होती है जाके पैरासाइट्स पे, यानी कि जैसे ट्री के ऊपर बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स हैं। तो ऐसी जो चेन है इसको हमने पैरासिटिक फूड चेन भी बोल दिया, जहां पर ऊपर पैरासाइट आ रहे हैं उनको, ठीक है, पैरासिटिक फूड चेन बोल दिया। दूसरा है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन जो है वो क्या होती है कि ये स्टार्ट ही डेड और डिकेड मटेरियल से होती है, जिनको डेट्रीवोर्स खाते हैं सबसे पहले, है ना। फिर उन डेट्रीवोर्स को जो है वो मान लो प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो खा रहे हैं। तो ये स्टार्ट किससे होगी? ये डेट्रीवोर्स से स्टार्ट हो रही है। जैसे अर्थवॉर्म है वो सड़ा गला जो मैटर है उसको खा रहा है, उसको खा के खत्म कर रहा है। देन उसके बाद उसको कोई प्राइमरी कार्निवोर खा रहा है, या फिर जो प्राइमरी कार्निवोर है उसको कोई सेकेंडरी कार्निवोर खा रहा है। यानी कि यहाँ पर हर फूड चेन हर्बीवोर से शुरू नहीं होती है,
ठीक है। तो जो हमारी डेट्रिटस फूड चेन है वो कहाँ से शुरू हो रही है, डेड और डिकेड मटेरियल से शुरू हो रही है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा आ जाता है ग्रेजिंग फूड चेन और प्रिडेटरी फूड चेन। ये वाली जो फूड चेन होती है ये होती है हमारी प्रोड्यूसर से स्टार्ट, यानी कि जहां पर ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगा और ग्रीन प्लांट को खाने वाले पहले हर्बीवोर्स आएंगे, फिर उन हर्बीवोर्स के लिए कार्निवोर्स आएंगे, फिर कार्निवोर्स के ऊपर जो है वो डेट्रिटिवोर्स आएंगे, ठीक है। चलो, अब फूड चेन इन डिफरेंट इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन सी फूड चेन है जिनको आप याद रख सकते हैं या जिनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की फूड चेन को आपको दिए गए हैं कि ग्रास जो है वो ग्रास ऊपर खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को पीकॉक खा रहा है ना। ग्रास को डियर खा रहा है, वॉल्फ खा रहा है, लाइन खा रहा है। ग्रास को रैबिट खा रहा है, फॉक्स खा रहा है, वॉल्फ खा रहा है, लाइन खा रहा है ना। रैट, फॉक्स, टाइगर, डियर, टाइगर, बहुत सारी जो है वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखें तो जो ये एग्जाम्पल मैंने दिया है टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ये सारी की सारी मैंने ग्रास वाली दी है आपको, ग्रास से स्टार्टिंग करी है। ट्री इकोसिस्टम जो है वो भी इसी में आता है ना, यानी ट्री वाला भी हम एग्जांपल ले सकते थे। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर ये सारे एक जैसे क्यों लिए, ताकि मैं इसी से आपको फूड वेब भी समझा सकूं। यानी कि ये जो है ये जब एक दूसरे से मिले हुए हैं, है ना, तो जैसे यहाँ पर ग्रास को डियर खा रहा है और यहाँ पे भी ग्रास को डियर खा रहा है, तो अब हो सकता है कि डायरेक्टली इसको टाइगर खा ले, या हो सकता है बीच में ये भी आ जाए। सो बेसिकली जो ये फूड चेन्स होती हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, और इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को हम फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की फूड चेन हो गई। अब इसके बाद टेरेस्ट्रियल के बाद दूसरी आती है आपकी एक्वेटिक फूड चेन। तो एक्वेटिक फूड चेन में जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जो है वो सबसे पहले कौन खा रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स बेटा सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्लांट्स जो होंगे ना, सबसे मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट सिंपल, बहुत माइन्यूट, छोटे, तो ये हो गए फाइटोप्लैंक्टॉन्स। प्लांट की कैटेगरी में इनको क्यों रखा गया है, क्योंकि इनके पास जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट है। उनको कौन खा रहे हैं, जू प्लैंक्टॉन्स खा रहे हैं, जो कि हमारे स्मॉलेस्ट एनिमल्स कंसीडर करें हमने। उसके बाद हमारे हो गए स्मॉल फिशेस जो इनको खा रहे हैं, स्मॉल फिश को खा रही है लार्ज फिश, ये हमारी एक्वेटिक फूड चेन हो गई। ये हमारी टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, लीफ को जो है वो कैटरपिलर खा रहा है, ट्री के ऊपर जो प्रेजेंट है, कैटरपिलर को कैमलियन खा रहा है, उसको स्नेक खा रहा है, मुंगूश खा रहा है, तो ये हमारी टेरेस्ट्रियल रीजन की हो गई, ठीक है। अब एक्वेटिक का देखिएगा कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जू प्लैंक्टॉन्स खा रहे हैं, जू प्लैंक्टॉन्स को स्मॉल फिशेस एंड स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस। यहाँ पर दूसरा एक केस देखिएगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जू प्लैंक्टॉन्स ने खाया, जू प्लैंक्टॉन्स को क्रस्टेशियंस भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको प्रेडेटरी इंसेक्ट्स ने खा लिया, इंसेक्ट्स को स्मॉल फिश ने खाया, स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया, लार्ज फिश को क्रोकोडाइल ने खाया। फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जू प्लैंक्टॉन्स ने खाया, जू प्लैंक्टॉन्स को क्रस्टेशियन ने खाया, उनको स्मॉल फिश ने खाया, उसको किंगफिशर ने खाया। समझ आ रहा है, यानी कि ये सारी जो है वो इंटरकनेक्टेड जो है वो हो सकती है। जितनी भी ये फूड चेन्स है, चाहे वो एक्वेटिक फूड चेन हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन हो, वो कैसी होंगी, इंटरकनेक्टेड हो सकती है। अब ये जो इंटरकनेक्टेड होंगी तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोल देंगे फूड वेब, है ना। फूड चेन्स जब इंटरलिंक्ड हो जाती हैं तब हम उनको क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम पिरामिड्स की बात कर लेते हैं कि फूड चेन को हम उनके ट्रॉपिक लेवल पर जब अरेंज करते हैं तो अब हम उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इनकी शेप जो है वो कैसी हो सकती है, या तो इनकी शेप होगी अपराइट, अपराइट शेप, ये इस तरीके से। अपराइट शेप का मतलब है कि जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो नीचे लेवल पे कम है, सॉरी प्रोड्यूसर लेवल पे ज्यादा है, एंड जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जा रही है कम होती जा रही है। इन्वर्टेड पिरामिड की अगर हम बात करें तो इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब होता है कि कोई भी जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो नीचे जो है वो कम है, और कम से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं तो ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। स्पिंडल शेप पिरामिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि कम से शुरुआत होती है, ज्यादा होते हैं और ज्यादा होके फिर कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर के ऊपर हर्बीवोर्स और उसके ऊपर ये एक कार्निवोर दे दिया इन्होंने, है ना। तो इस तरीके से इसको हम बोलेंगे स्पिंडल शेप, ठीक है, जिसके बारे में बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि आपसे स्पिंडल शेप की क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड से ही क्वेश्चन जो है वो एनटीएससी में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो पिरामिड्स हैं उन पे डिफरेंट बेसिस पर जो है वो कितने टाइप के या कैसे पिरामिड्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो है वो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर है। पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे
जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो फूड चेन है उसको हम उनके नंबर के बेसिस पर पिरामिड में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दो जो है वो अपराइट पिरामिड हैं, एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम का हो गया और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का हो गया। और जो ट्री इकोसिस्टम है वो कैसा हो गया, वो अपराइट की जगह ऐसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नीचे बहुत सारी ग्रास होगी जिसको खाने के लिए कम रैबिट चाहिए होंगे, और उन कम रैबिट को खाने के लिए और कम फॉक्स चाहिए होंगे, और उन फॉक्स को खाने के लिए एक लाइन जो है वो काफी है, राइट। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स के लिए कम जू प्लैंक्टॉन्स जरूरी हैं, उन कम जू प्लैंक्टॉन्स के लिए और कम स्मॉल फिशेस जरूरी हैं, उन स्मॉल फिशेस के लिए और कम लार्ज फिशेस जरूरी है ना। यानी नंबर ऊपर की तरफ कम होता जा रहा है। ट्री इकोसिस्टम में देखेंगे तो एक ट्री पर बहुत सारे बर्ड्स हैं, और इन बहुत सारे बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। बात समझ में आई? एक ट्री के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स हैं और उन बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, यानी कि नंबर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, इन्वर्टेड। तो ये जो पिरामिड होते हैं ये अपराइट भी होते हैं और इन्वर्टेड भी होते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाएंगे हम पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब क्या हो गया कि ये एक लाइक रिप्रेजेंटेशन है जिससे कि हम अमाउंट ऑफ बायोमास बता सके पर यूनिट एरिया, ठीक है, एंड डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। अब इसको कैसे बताएंगे, या कैसे ये इन्वर्टेड हो सकता है, कैसे ये अपराइट हो सकता है, ठीक है। ट्री इकोसिस्टम और ग्रास इकोसिस्टम में ये कैसा है, ये है अपराइट, ठीक है। जैसे कि अब देखो यहाँ पे किस तरीके से कि ट्री का वेट जो है वो ज्यादा रहेगा। अगर हम बायोमास की बात करेंगे तो ट्री का बायोमास ज्यादा रहेगा, बर्ड्स का बायोमास कम रहेगा, पैरासाइट का बायोमास जो है वो उससे भी कम रहेगा। ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं होगा बेटा, ये गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया है, ये वाला इसका सही एग्जाम्पल है। ट्री का बायोमास जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद रैबिट का रहेगा, और उसके बाद पैरासाइट्स का रहेगा, ठीक है, भले ही उनका नंबर ज्यादा हो। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखेंगे इन्वर्टेड में, इसका एग्जांपल इन्वर्टेड में फाइटोप्लैंक्टॉन्स का नंबर चाहे कितना भी हो लेकिन उनका बायोमास जो है वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स का नंबर चाहे ज्यादा हो लेकिन स्मॉल फिश जो है उनका बायोमास हमेशा उनसे ज्यादा रहेगा। और स्मॉल फिश जो है वो अगर चार स्मॉल फिश भी हैं और उनके ऊपर एक लार्ज फिश उनको खा रही है, ऑब्वियसली वो लार्ज फिश जो है उसका बायोमास ज्यादा रहेगा। तो ये क्या हो गया, पिरामिड ऑफ बायोमास। ये भी कैसा हो सकता है, अपराइट एंड इन्वर्टेड, दोनों तरीके का हो सकता है, ठीक है। अब आ जाएंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड जो एनर्जी का है वो हमेशा ऑलवेज अपराइट रहेगा, ऑलवेज अपराइट। ऑलवेज अपराइट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो हर ट्रॉपिक लेवल पर जो है वो रिड्यूस हो रही है, जिसका 10% लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, स्टेज 1 में भी पूछे जा चुके हैं, स्टेज 2 में भी पूछे जा चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। रेमंड लिंडमैन जो थे उन्होंने ये 10% लॉ दिया था। उन्होंने ये बताया कि जब एनर्जी आती है ना, जो सनलाइट है, सनलाइट जो है उससे एनर्जी आ रही है लाइट के फॉर्म में, यानी कि फोटॉन्स के फॉर्म में। तो जितनी भी एनर्जी आती है उसका सिर्फ 1% जो है वो प्लांट्स ट्रैप करते हैं। प्लांट जो है वो सिर्फ 1% ट्रैप करते हैं, और प्लांट जितना ट्रैप करते हैं उसको अगर हम 100% एनर्जी मान लें, ठीक है, प्लांट ने जितना ट्रैप किया है उसको अगर हम 100% एनर्जी मान लें, तो उस 100% का सिर्फ 10% जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर ले जाते हैं। उसका उसका भी 10% जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो उनको मिलता है, और उसका भी 10% जो है वो जो हमारे टर्शरी कंज्यूमर होंगे उनको मिलेगा। बात समझ में आई आपको? यानी कि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पर कम होती जाती है, एनर्जी जो है वो हर ट्रॉपिक लेवल पर कम होती जाती है, इसलिए इसका जो पिरामिड है वो हमेशा ऑलवेज अपराइट रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद पोल्यूशन की बात करते हैं।
तो पॉल्यूशन भाई आप लोगों को पता है कि पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो फिजिकल, केमिकल, बायोटिक, एबायोटिक कुछ भी कंपोनेंट हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है वो हमारा जो इकोसिस्टम है अगर उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस जो है वो हमारे लिए फेवरेबल चेंजेस नहीं है तो हम उसको एज अ पॉल्यूशन कंसीडर करते हैं और जो जिन कंपोनेंट्स की वजह से ये चेंजेस आते हैं उनको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी जिन भी चीजों की वजह से चेंजेस आ रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, एयर पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है ना। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो उनकी परसिस्टेंस और जो उनकी फॉर्म है उसके बेसिस पर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो उसी फॉर्म में बने रहते हैं, ये चीज आपको जाननी जो है वो जरूरी है कि प्राइमरी जो होते हैं वो जैसे रिलीज रहते हैं उसी फॉर्म में वो एनवायरनमेंट में बने रहते हैं तो उनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। लेकिन जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आपस में कुछ रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन करके एक नया तरीके का पॉल्यूटेंट बना लेते हैं तो उनको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये हो गया O3 हो गया या हमारा एसिड रेन हो गया, इनको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, चलो अब उसके बाद बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की बात कर लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हम डिग्रेड कर सकते हैं बाय लाइक जो टाइम है, टाइम के साथ साथ ये धीरे 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 ग्रेजुअली डिग्रेड हो जाएंगे एंड खत्म हो जाएंगे और इनसे हमारा हमारा जो सिस्टम है, जो इकोसिस्टम है वो डैमेज नहीं होगा। ये डिकम्पोज नेचुरल तरीके से इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजेनरेट जो है वो कर सकते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं उनको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गई, है ना, डीडीटी हो गया, ये सारा क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कि बहुत, ये तो पहली चीज तो डिग्रेड होगा ही नहीं और अगर डिग्रेड होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए आजकल सेग्रीगेशन का भी टाइम शुरू हो गया है कि कौन सा रिसाइक्लिक है कौन सा नॉन रिसाइक्लिक है ना। उस तरीके से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उस तरीके से जो है वो हम लोग आजकल वेस्ट को सेग्रीगेट करने लगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो है वो कौन कौन से हैं, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज एंड रेडिएशन, ये 5 तरीके के जो है वो पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन किन की वजह से हो रहा है, वाटर पोल्यूशन किन की वजह से हो रहा है, ये बहुत इजी सी चीज है, इनको याद रखने के लिए मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से पता है, राइट। अब ओजोन डिप्लीशन जो है वो आता है कि ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है। आप लोगों को पता है कि ओजोन डिप्लीशन का जो मेन रीजन है वो क्या है, सीएफसी का जो एमिशन हो रहा है वो जो है वो इसका मेन कॉज है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। अब कैसे क्या हो रहा है, किसकी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि सोलर रेडिएशन जो है वो इसको क्रॉस करके अंदर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये सीएफसी गैस रिलीज हो रही है, ये सीएफसी गैस जो है क्योंकि इसको डिप्लीट कर पा रही है तो डिप्लीट करने से सोलर सोलर रेडिएशन जो है वो अंदर जा पा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो क्या चीजें हो रही हैं, हीट जो है वो ट्रैप हो जा रही है। और हीट अगर ट्रैप हो जा रही है तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है, जो कि काफी हद तक कोरोना की वजह से जो है वो सही हो गया, है ना। कोरोना की वजह से काफी हद तक ये चीजें जो है वो सही हो गई क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने तक बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रोल रहा है इस तरीके की एक्टिविटीज के ऊपर, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका भी लेवल थोड़ा सा नीचे आया है। ठीक है, तो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर जो है वो किस वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस रिलीज हो रही हैं उनकी वजह से हो रहा है, जिनकी वजह से ये ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है ना। इसके इफेक्ट क्या क्या आ रहे हैं, इसके इफेक्ट आ रहे हैं कि स्किन में कैंसर हो रहा है क्योंकि यूवी रेज आ रही है ऑब्वियसली इस वजह से। दूसरा जो है वो स्नो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, यानी कि जो कॉर्निया है वो इन्फ्लेमेटेड हो सकती है, एंड कॉर्निया अगर इन्फ्लेमेटेड हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। देन कैटरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, और जो लैंड एनिमल्स हैं वो ब्लाइंड हो सकते हैं। और जो हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं, ये चीज आप अगर आप 11th 12th में बायो लेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि जो यूवी रेज हैं वो क्या करती हैं कि जो म्यूटेशन का रेट है, म्यूटेशन का रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या हो रहा है कि वो जो जो उसका एक बोलते हैं ना कि एक जो सीक्वेंस है, एक जो स्पीशीज है वो जिस तरीके का जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रही है, अगर वो जेनेटिक मटेरियल में
कंटिन्यूएशन में किसी तरीके के चेंजेस आते रहेंगे तो वो उस स्पीशीज के लिए भी जो है वो हार्मफुल रहेंगे, है ना, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी वो हार्मफुल रहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म जो आता है वो आता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये जो है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम फैक्ट्रीज से या घरों से या किसी भी तरीके से जो है वो जो वेस्ट है वो वाटर बॉडीज में बहाते हैं, तो उन वेस्ट में जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनमें रहते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उस वाटर में जाके अक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं। ठीक है। चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट हो, चाहे वो सीवेज हो, फर्टिलाइजर्स, कुछ भी एनीथिंग और एवरीथिंग। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब पानी में बहुत ज्यादा एनरिचमेंट हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का, तो वहां पे एल्गल ब्लूम आ जाएगी। ठीक है। और वो एल्गल ब्लूम एंड जो फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे वो लाइट को कट कर देंगे, लाइट नीचे नहीं जा पाएगी। आपने देखा है ना, पानी ऊपर ऊपर पूरा हरा हरा दिखाई देने लगता है जब कभी ऐसी तालाबों में या उस जगह पर। अब क्या होगा कि अगर वहां पे लाइट कम हो जाएगी तो जो सबमर्ज प्लांट हैं, जो नीचे की तरफ प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को जो है वो लाइट नहीं मिलेगी। उनको लाइट नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो उनके पास जितना भी फूड होगा वो जो वो खा लेंगे, तो उसके बाद वो मर जाएंगे। मर जाएंगे तो ड्रास्टिक डिक्रीज होगा ऑक्सीजन के रिप्लेनिशमेंट में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे थे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना। अब क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो गया। ठीक है। अब क्या होगा कि इससे जो है वो वेस्ट तो वाटर में बढ़ गया और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया। उसकी वजह से बाकी और ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, और ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ेंगे नहीं, मरेंगे, और ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन का लेवल तो कम हो ही रहा है, साथ में जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जो डेड मैटर है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से फर्दर और एडिंग हो जाएगी ऑर्गेनिक लोडिंग की। तो धीरे धीरे वो जो वाटर है ना, वो वाटर जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर उसमें एल्गल ब्लूम रह जाएगी और नीचे का जो भी इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं जा पा रही, वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, और अंदर जितने भी प्लांट्स एनिमल्स होंगे वो धीरे धीरे करके मर जाएंगे। ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं बायो मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल सॉरी बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। देखो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बायो मैग्निफिकेशन बोल लो या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोल लो, और दूसरा टर्म है बायो अक्यूमुलेशन। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों टर्म आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। बायो मैग्निफिकेशन जो है वो एक फूड चेन में होता है। जब हम कोई टॉक्सिक एजेंट जो है वो अगर किसी फूड चेन में पहुंच जाए, तो जो सबसे पहले होंगे ना, जो फर्स्ट लेवल पर जो होंगे ऑर्गेनिज्म, उनमें वो चीज कम पहुंचेगी। मान लेते हैं हम पेस्टिसाइड्स है, ठीक है। अब वो पेस्टिसाइड जो है वो पानी में पहुंच गए, तो जो सबसे पहले जो प्राइमरी लेवल पर जो रहेंगे वो उसका इंटेक करेंगे। उनके पास मान लो 1 यूनिट पहुंची। अब उनको जो खाने वाले जो सेकेंडरी लेवल पर जो है, उन्होंने 2-3 को खा लिया, तो उनके पास तो 2-3 यूनिट पहुंच गई। ठीक है। अब एक है उसके पास 2-3 यूनिट है, और उसके ऊपर वाला जो लेवल है वहां पर जो ऑर्गेनिज्म है उसने जो है वो 2-3 खा लिए। तो उसके ऊपर धीरे धीरे जो टॉक्सिसिटी का लेवल है, वो जो जो हमारी फूड चेन में जो सबसे टॉप पर रहेगा, है ना, टॉप लेवल पे जो रहेगा, उसके पास जो है वो टॉक्सिसिटी का जो एक्यूमुलेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। उसके पास जो टॉक्सिसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। दिस इज बायो मैग्निफिकेशन। अब बात करते हैं बायो एक्यूमुलेशन की। बायो एक्यूमुलेशन बेटा होता है जो सेम ऑर्गेनिज्म में होता है ड्यूरिंग टाइम। टाइम के साथ साथ एक ऑर्गेनिज्म, छोटी मछली थी, धीरे धीरे बड़ी हो रही है, हो रही है, हो रही है, और धीरे धीरे वो वही खाना वही पानी खा रही है, पी रही है। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन जो है वहां पर टॉक्सिसिटी का होगा। तो दैट इज बायो एक्यूमुलेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन ये दो डिफरेंट टर्म है, इनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना होता है। बायो मैग्निफिकेशन और एक्यूमुलेशन से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये दोनों टर्म्स अपने दिमाग में आप क्लियर रखना। जब हम एक ही ऑर्गेनिज्म में
एक्यूमुलेशन की बात करते हैं वो होता है बायो एक्यूमुलेशन, और जब हम एक फूड चेन में बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो ये हमारा बच्चों अवर एनवायरनमेंट का एक बहुत ही क्विक रिवीजन था। आई नो कि ये चैप्टर बहुत इजी है, तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि इस चैप्टर में हमें रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देते हैं ना किसी चीज को, तो जब हम पेपर देने बैठते हैं तब हमें ये रियलाइज होता है कि यार याद तो आ रहा है, कुछ तो था बट समझ में नहीं आ रहा, अरे थोड़ा एक बार पढ़ लेते तो सही रहता। तो इसलिए जो है वो बीच बीच में हर चैप्टर का रिवीजन करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। AYC911 मेरी टेलीग्राम आईडी है, बायो विद AYC जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पर मैं सारे नोट्स जो है वो आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी जैसे ही हमारा ये रैपिड रिवीजन कंप्लीट होगा वैसे ही। ओके गाइस, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड देखते रहिए लेट्स टेक फाउंडेशन एंड NTSC पर जो भी अपडेटेड वीडियोस आ रहे हैं उनको।